हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग 31 दिसंबर 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे और यह आपका सीटेट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सीटेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस सीरीज़ में हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए हुए आज हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे। ऑप्शन है कांस्य युग से, ब्रॉन्ज एज से, ताम्र युग से, कॉपर एज से, पीतल युग से, या ब्रॉस एज से, या लौह युग से, आयरन एज से। तो हड़प्पा निवासी किस युग से संबंध रखते थे? तो हड़प्पा और एक और थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये दोनों कांस्य युगीन सभ्यता थी। और ये कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज से इस युग में इस काल में कांसे से बनी मूर्तियाँ ज़्यादा पाई गई हैं, जैसे कि नर्तकी की डांस करते हुए और नटराज की मूर्तियाँ इत्यादि। तो कौन सी युग से, कांस्य युग से हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए कह रहा है, इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। और बी कह रहा है, बी स्टेटमेंट कह रहा है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या नहीं है ए की, या ए सही है पर बी गलत है, या ए गलत है पर बी सही है। तो इसमें से बताइए कौन सा सही है। तो बताइए कि इतिहासकार समय केवल घड़ी, कैलेंडर और घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं और इसका नज़रिया अलग नहीं होता है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका नज़रिया अलग होता है। वह इतिहासकार सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों और साथ ही साथ विचारों और विश्वासों और सभ्यताओं को भी देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। बी क्या कह रहा है, समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तो बिल्कुल, समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में जो भी परिवर्तन को दर्शाता है उसी को समय कहते हैं। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट सही होता है, बी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ए गलत है, बी सही है, डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिंद किताब को किसने लिखा? अल हिंद नामक किताब थी, इसको किसने लिखा था? ऑप्शन है अल इद्रिसी ने, या अल बरूनी ने, या अल जरूनी ने, या अल दुहैल ने। तो अल हिंद नामक किताब जो को अरबी भाषा में अल बरूनी ने लिखा था। किसने लिखा था? अल बरूनी ने। और किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा था। अरबी भाषा में अल बरूनी ने अल हिंद नामक किताब उल हिंद नामक किताब है, इसको अल बरूनी ने लिखा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल बरूनी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में साझी वास्तुकला पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? ये है, बड़े साम्राज्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों को परस्पर संकरण होना, इसलिए पाई जाती है। या बी है, संक्रमण द्वारा शानदार रचनाओं को शक्तिशाली साम्राज्यों में पुनरावृत्ति की आवश्यकता पैदा करना। सी है, सम्राट विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अपनी वास्तुकला का प्रसार करना चाहते थे। या डी है, अपनी स्वामी भक्ति को प्रकट करने के लिए छोटे राजाओं द्वारा बड़े साम्राज्यों की वास्तुकला की नकल की गई। तो 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में साझी वास्तुकला शैलियाँ पाई जाती है। क्यों? ये इसलिए पाई जाती है क्योंकि बड़े साम्राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाया गया और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों में परस्पर संकरण हुआ। इसलिए 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच एक साझी वास्तुकला पाई जाती है। इसमें ए ऑप्शन ही सही होगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, बाकी सारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें।
पहला कह रहा है कथन ए है, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम की एक वैद्य पैदा हुए थे और उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखते हैं बी क्या कह रहा है। बी स्टेटमेंट कह रहा है दांतों के जोड़ और उपास्थियों यानी उपास्थियों को कार्टिलेज कहते हैं के संयोजन से इस चरक इस संख्या पर पहुंचे थे। तो ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। ए सही है और बी गलत है, या बी सही है ए गलत है। ठीक है, तो आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक महान वैद्य पैदा हुए थे, ये बात सही है। और उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। उस टाइम चरक ने अनुमान लगा के, और अनुमान किससे लगाया था, तो दांतों के जोड़ और उपास्थियों के संयोजन से चरक इस संख्या पर पहुंचे थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती है। तो दोनों कथन सही होता है, ए भी सही है बी भी सही है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होता है, ए और बी दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे डी ऑप्शन भी है, तो ऊपर वाले सही होता है, तो मैं डी ऑप्शन पर ही दिखा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। सुमेल करना है मतलब कि सही मिलान करना है। तो पहला क्या कह रहा है, पहला नृत्य शैली दिया है और उसके सामने राज्य का नाम दिया है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है कथक। कथक कहाँ का है, तो कथक क्या आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी केरल का है। इसमें से बताइए कौन सा सही है। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, या ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, या ए का 3, बी 4, सी 1, डी 2, या ए 2, बी 1, सी 2, डी 4। तो बताइए कथक कहाँ का है, तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का होता है, तो ए का 3 होगा। ठीक है, अभी भी कन्फ्यूजन, अभी भी हम लोग सही नहीं पता लग सकते क्योंकि 3 ऑप्शन तो यहाँ पे ऐसे ही ए का 3 है, तो डी तो यहाँ पे गलत हो जाता है, ए का 3। बी है भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु का ही है। ठीक है, तो बी का 2 होगा। ठीक है, ए 3 बी का 2, और सी कथकली। कथकली केरल का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तो सी का 4 डी का 1। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है। कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का इस राज्य का नृत्य शैली है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कहाँ कहाँ का है। तो उत्तर प्रदेश वाले तो कथक जानते ही होंगे, और कथकली केरल, क से कथकली, क से केरल, और कुचिपुड़ी से आंध्र प्रदेश, और भरतनाट्यम से तमिलनाडु। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित समुदायों का सही क्रम आप बताइए। सही क्रम कौन सा है जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया था, और ये प्रारंभिक विद्रोह से आरंभ करते हुए बताना है। ठीक है, तो सही क्रम बताना है। पहला है कि संथाल कोल बस्तर या वर्ली, या कोल संथाल बस्तर या वर्ली, संथाल बस्तर कोल वर्ली, या कोल संथाल वर्ली या बस्तर। तो बताइए इसमें से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था। प्रारंभिक विद्रोह से शुरू करना है, प्रारंभिक विद्रोह से आरंभ करते हुए। तो सबसे पहला कोल का ही विद्रोह हुआ था। कोल का विद्रोह कब हुआ था, तो कोल का विद्रोह हुआ था आपका 1831 में। तो कोल का विद्रोह हुआ था 1831 में। और कोल के विद्रोह के बाद संथाल का विद्रोह हुआ था। संथाल का हुआ था विद्रोह, संथाल का हुआ था 1855 में। ठीक है, 1855 में। और फिर उसके बाद बस्तर का हुआ था। तो बस्तर का हुआ था आपका 1910 में, और वर्ली का हुआ था 1940 में। तो सबसे पहले कोल, फिर संथाल, फिर बस्तर, फिर वर्ली। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आपको फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले कोल 1831, संथाल 1855, बस्तर 1910, और वर्ली 1940 में हुआ था विद्रोह। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है,
आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प की पहचान करें। पहला है ए है, आदिवासी मुखियाओं ने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया। बी है, आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांवों की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई। और सी कह रहा है, अपने लोगों में आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत आधिपत्य बना रहा। इस बताइए इसमें कौन सा सही है? ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, ए और बी, ए बी सी तीनों सही है। तो पहला क्या करें कि आदिवासी मुखियाओं ने औपनिवेशिक काल में अपना प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था। तो बिल्कुल औपनिवेशिक काल में प्रशासनिक शक्तियों को छीन लिया गया था, अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया था, और उनको उनका मालिकाना हक भी उनके साथ ही उनके कामकाज को काफ़ी बदल गए थे, अधिकार भी। तो अधिकार बदल गए थे, यानी कि प्रशासनिक शक्तियाँ खो गई थी। तो पहला तो सही होता है। बी कह रहा कि आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांव की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। हालांकि मालिकाना हक तो नहीं छीना गया था, लेकिन गांव की कुछ भूमि पर अपना स्वामित्व बनाने के लिए अनुमति दी गई थी, खेती बाड़ी करने के लिए और अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। सी कह रहा कि अपने लोगों में आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत आधिपत्य बना रहा, नहीं, आधिपत्य नहीं बना रहा। इसी के कारण तो इनके अपनी प्रशासनिक शक्ति खो जाने के कारण इनका आधिपत्य खो गया था। तो सी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो कौन सा सही है? ए और बी सही है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, महिलाओं और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ए कह रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानून को प्रचारित करने में सहायता की। बी कह रहा है, सामाजिक प्रथाओं में सुधार के सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। तो ए क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानून प्रचारित करने में सहायता दी। तो बिल्कुल सही है। उस टाइम नया कानून स्वामी दयानंद सरस्वती एक मुख्य सामाजिक सुधारक थे, और भी बहुत लोग थे। उन्होंने पुराने नए कानूनों को प्रचारित करने में सहायता की। बी कह रहा है कि सामाजिक प्रथाओं में सुधार के सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती इनमें से मुख्य थे। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट भी सही होता है। तो क्या होगा इसमें से? ए और बी दोनों सही हैं। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ किया। इसने जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्या कह रहा है कि उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन आरंभ किया। बी कह रहा है कि उन्होंने मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया, या उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया, या उन्होंने मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना की। तो वेद समाज की स्थापना तो इन्होंने ऐसे ही नहीं की थी। ठीक है, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी 1864 में मद्रास में, चेन्नई में केशव चंद्र सेन ने की थी। तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाता है। सी कह रहा है कि उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। तो बिल्कुल सही, उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन पेरियार ने आरंभ किया था, और इसकी शुरुआत लगभग 1927 में हुई थी। ठीक है, 1927 में हुई थी स्वाभिमान आंदोलन। ठीक है, और तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की? ज्योतिबा फुले ने जाति में असमानता की आलोचना किसके द्वारा की थी? ऑप्शन है, जाति व्यवस्था के खंडन हेतु धर्म ग्रंथों को पढ़ना और उनको उद्धृत करना। बी है, यह तर्क देकर कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। या सी है, सभी मनुष्यों की विज्ञान आधारित जैविक समानता के दावे को मानकर। या डी है, पूर्व सदियों में भक्ति और सूफी आंदोलनों से प्रभावित होकर। तो ज्योतिबा फुले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की थी? उन्होंने यह तर्क दिया था कि आर्य विदेशी हैं और विदेशों से आए, और उन्होंने मूल निवासियों पर अपना आधिपत्य, अपना मूल निवासी को वो गुलाम बना चुके हैं। ठीक है, तो यही तर्क देकर उन्होंने जाति असमानता पर आलोचना की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, जलियांवाला कांड के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का आह्वान किया था? ऑप्शन है रॉलेट सत्याग्रह, या असहयोग आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जलियांवाला कांड के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का उल्लंघन? सबसे पहले तो ये जलियांवाला कांड हुआ कब था? तो जलियांवाला कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और इसमें इससे कुंठित होकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह असहयोग आंदोलन, ये उसको ही बाद में सत्याग्रह आंदोलन कहा गया, असहयोग आंदोलन कहा गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत इन्होंने 1920 में महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयत या नरमपंथी तरीके से कहना हो तो निम्नलिखित में से उसे लागू करने के लिए कौन सा तरीका होगा? ठीक है, पहला क्या कह रहा है? बल का प्रयोग, बी है प्रदर्शन करना, या सी है लेख लिखना। इनमें से आप क्या करेंगे? ठीक है, और ऑप्शन आपको मैं बता दे रहा हूँ, ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है, ए बी और सी सही है। तो आप इसमें से कौन सा प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे बताइए? तो बल का प्रयोग करेंगे, नहीं बल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, गांधी जी ने ही कहा था कि अहिंसा के मार्ग पर चलना है, तो बल का प्रयोग तो ऐसे नहीं करना है। क्या प्रदर्शन करेंगे? तो बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे, और लेख लिखेंगे तो पत्रिकाओं और अखबारों के माध्यम से लेख लिखेंगे। तो इसमें से बी और सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो कौन सा सही होगा? बी और सी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है क्योंकि यह एक शर्त थी जो ब्रिटिश वायसराय ने भारत छोड़ने से पहले रखी थी, यह प्रशासनिक परंपराओं को औपनिवेशिक भारत से स्वतंत्र भारत में सरल रूप से परिवर्तित होने में सहयोग देगी इसलिए, या गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एक उनके समझ में आने वाली भाषा की थी, या भारत सरकार भाषा आधारित राज्य बनाने की मांग पर काबू रखना चाहती थी। तो ये है। तो पहला क्या है कि यह एक शर्त थी जो ब्रिटिश वायसराय ने भारत छोड़ने से पहले रखी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, ये सही नहीं है स्टेटमेंट। दूसरा क्या कर किया? प्रशासनिक परंपराओं को औपनिवेशिक भारत स्वतंत्र भारत में सरल रूप से प्रतीत होने में सहयोग देगी। कहाँ से? इंग्लिश भाषा स्वतंत्र सहयोग कहाँ से देगी सरल रूप से? हिंदी ही देगी। तो बी तो ऐसी नहीं होगा। सी है कि गैर हिंदी भाषी यानी कि साउथ के लोग, साउथ बंगाल और जितने भी गैर हिंदी भाषी लोग हैं, भाषी भारतीय राज्य हैं, की मांग थी कि एक उनके समझ में आने वाली भाषा थी अंग्रेजी, इसलिए इसको भी जारी रखा जाए। तो यही बात था। गैर हिंदी भाषी राज्यों को इसीलिए देखते हैं केरला वाला साउथ साइड में, कर्नाटका साइड में ज़्यादा इंग्लिश ही बोला जाता है, वो लोग इंग्लिश ही ज़्यादा समझते हैं। तो अभी भी इंग्लिश का प्रभुत्व जारी है इसी कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है कथन है सूर्य, सूर्य यहाँ पर हो गया, सूर्य होगा, यहाँ पे सूर्य होगा। ठीक है, सूर्य होगा। सूर्य एक तारा है। क्या सूर्य एक तारा है? तो बिल्कुल सही, सूर्य तो एक तारा है। बी, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। तो बिल्कुल सही, बहुत सारे सूर्य के समान है, सूर्य से बड़े भी हैं कुछ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होता है। तो क्या ऑप्शन की ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं। तो ए और बी दोनों सही होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से
जोड़ती है? ऑप्शन है पर्वत श्रृंखला, स्थल संधि, नहर या जल डमरूद मध्य। तो एक स्थल से स्थल को जोड़ने वाले चीज़ को स्थल संधि कहते हैं, या इसको इस्थमस, इंग्लिश में इस्थमस कहते हैं। ठीक है, स्थल से स्थल जो जुड़ता है उसको स्थल संधि कहते हैं। पर्वत के श्रृंखलाओं को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है और नहर को नहर कहा जाता है। और जल डमरू मध्य क्या होता है कि एक सागर से दूसरा सागर जुड़ता है, तो उसको जल डमरू मध्य कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थल संधि इस्थमस। क्लियर है? क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे भी है ऑप्शन, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि 17 नंबर है, निम्न सूचीबद्ध लक्षणों ए बी और सी के आधार पर वन के प्रकार की पहचान कीजिए। पहला क्या कह रहा है कि इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन वनों के महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम हैं और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो यह कैसे वन है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, या मैंग्रोव वन है, या पर्वतीय वन है। तो मैंग्रोव पर्वतीय तो ऐसी नहीं होगा। मैंग्रोव पर्वतीय तो मैंग्रोव तो सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है, पर्वतीय वन पहाड़ों में पाए जाते हैं। तो सी और डी तो ऐसी नहीं होगा। क्या है ये? वर्षा वन है? वर्षा वन भी नहीं है। वर्षा वन आपका अमेजॉन फॉरेस्ट में पाया जाता है, तो वर्षा वन भी नहीं है। तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट वन है। ठीक है, फॉरेस्ट वन है। ठीक है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट वन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये इस तरह से भी याद रखिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार मतलब कि हमारे भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ही पाए जाते हैं, जिनमें साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम मुख्य हैं। ठीक है, मुख्य हैं। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है? ऑप्शन है केवल ए और सी। यहाँ पर ऑप्शन पहले दे दिया है, केवल सी और डी, केवल ए बी और सी, या केवल ए बी और डी। कौन घटकों में अंतर के कारण स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में परिवर्तन होता है? तो तापमान एवं नमी के कारण होता है लेकिन कुछ हद तक होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अक्षांश एवं ऊंचाई के कारण भी होता है, तो इसमें भी कुछ ही हद तक होता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता है। ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई के कारण होता है, तो बिल्कुल सही, ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई के कारण ही होता है। और ढाल कैसा है, कितना उसका अपर्दन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी बात पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है कि प्राकृतिक वनस्पति कितनी सघन है और कितनी प्रकार में भिन्न है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी तो ऐसे नहीं होगा कि पवन के बहाने की दिशा, इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइन घाटी और वासजेस पर्वत उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं, या वलित पर्वत के उदाहरण हैं, या ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं, या ग्लेशियर पर्वत के उदाहरण हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में भी तीन चार पिछले हफ्ते ही कराया था। तो राइन और वासजेस पर्वत क्या है? ये भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। क्योंकि यह भ्रंशोत्थ क्या होता है, जब बहुत बड़ा भाग भूकंप के कारण टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाता है, या तो अंदर घुस जाता है या ऊपर उठ जाता है। ऊपर ही उठने को, विस्थापित होने को ही भ्रंशोत्थ बोलते हैं, नीचे वाले को नहीं बोलते हैं। ठीक है, ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड यानी हास्ट बोलते हैं, और नीचे धसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्राबेन कहते हैं। तो राइन घाटी और वासजेस किसके उदाहरण हैं? तो भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, भ्रंशोत्थ के, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ऊपर उठे हुए भाग को हास्ट कहते हैं, हास्ट कहते हैं, और नीचे धसे हुए भाग को ग्राबेन कहते हैं, ग्राबेन कहते हैं। ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का उदाहरण है? सुंदरवन, पूर्वी घाट, लद्दाख, या सह्याद्री? तो बताइए कि रेगिस्तान का उदाहरण क्या है? तो रेगिस्तान का उदाहरण लद्दाख है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि एक इस लद्दाख को हम लोग एक ठंडा रेगिस्तान यानी कि कोल्ड डिजर्ट भी कहते हैं। ठंडा रेगिस्तान या कोल्ड
कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये पूरी तरीके से रेगिस्तान की तरह ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।